त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। सुबह 6 बजे से मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक इन 9 सीटों पर 54.09% मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा दिग्विजय की सीट राजगढ़ में मतदान हुआ है। यहां 63.69% वोटर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं सिंधिया की सीट गुना में 60.16% शिवराज सिंह की विदिशा सीट पर 59% से ज्यादा मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 54.09% मतदान हुआ है। वहीं अगर बैतूल की बात करें तो बैतूल में 59% से ज्यादा मतदान हुआ है। भिंड की बात करें 44.18% मतदान हुआ है। वहीं गुना में 50.16% मतदान हुआ है। ग्वालियर की बात करें तो 60.16% मतदान हुआ है। 49.60% मतदान मुरैना हुआ है। 48.23% राजगढ़ में मतदान हुआ है। 63.69% सागर में मतदान हुआ है और 53.08% विदिशा में मतदान हुआ है। तो सुबह से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दोपहर 3 बजे का अपडेट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो गुना में अगर सबसे ज्यादा, राजगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अगर गुना की बात करें तो 60.16% वोटिंग हुई है। ग्वालियर में 49.60% मतदान हुआ है। बैतूल में 59.63% वोटिंग हुई। भिंड में 44.18% वोटिंग हुई है। भोपाल में 50.16% वोटिंग हुई है। मुरैना की अगर बात करें तो मुरैना में अभी तक 48.23% मतदान हुआ है। राजगढ़ में 63.69% वोटिंग हुई। विदिशा में अगर बात करें तो 59.87%, यानी अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो आप कह सकते हैं 60% मतदान लगभग हुआ है। सागर की अगर बात करें तो सागर में 53.08% मतदान हुआ है। तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में महा कवरेज सुबह से ही जारी है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार पहले 2 चरणों का मतदान आपने देखा और पहले चरण में मतदान स्लो हुआ और फिर सेकेंड में अगर बात करें पेज में मतदान कम हुआ। लेकिन अब आज के अगर तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत जो है पहले की तुलना में जरूर ज्यादा हुआ है। लेकिन अब चाहे इसको पिछले 2 चरणों की अगर बात करें तो मौसम को आप इसको कॉज मान सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वोटर्स अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराधा हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ रही हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। अनुराधा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि इस बार मतदान की अगर बात किया जाए तो पिछले के तुलना में अब जो है मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़े हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और मेरे सम्मानित को पैनलिस्ट को और आपको सर मेरा नमस्कार। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगी कि प्लीज कास्ट योर वोट, अपना वोट जरूर दें और राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। तो अभी तो देखिए, जैसे अभी आप डेटा बता रहे हैं उस हिसाब से अभी चल रहा है वोटिंग और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत अच्छे डेटा आ जाएंगे और लोग अपने घरों से निकल के मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे और राष्ट्र में जो भारत के निर्माण में, भारत के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका सुनिश्चित है। बिल्कुल। हमारे साथ कर्नल ईशान जी भी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ईशान जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, अभी सुबह की अगर बात करें तो सुबह से अब जो है मतदान प्रतिशत पिछले 2 बार की अगर बात करें, पहले चरण दूसरे चरण के कंपैरिजन में तीसरे चरण में जो है वो मतदान प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन अभी 3 बजे तक मतदान के प्रतिशत हमारे सामने आए हैं। क्या मान के चला थे इस बार रिकॉर्ड मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? देखिए सर, प्रथम तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि इस चीज पे हम सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि जो मतदान जनता कर रही है
वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक चीज है। जी। हार जीत पक्ष विपक्ष की बात छोड़ के अगर हम बात करते हैं तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है कि जनता निकल के मतदान कर रही है। और अगर हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो हम अगर पिछले 2 चरणों के हिसाब से देखें तो जरूर मुझे लगता है, मैंने ये पहले भी कुछ डिबेट्स में कहा था, शायद आपके चैनल पे भी कहा था कि आज का जो मतदान होगा, मुझे उम्मीद है कि 70 से 75% तक का मतदान मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में होना चाहिए। कुछ राज्यों में कम है, लेकिन ओवरऑल मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो करीब करीब 54.15 के करीब मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। और मैं सोचता हूं कि 6 बजे तक ये 70 से 75 के बीच में रहना चाहिए जी। जो कि एक बहुत बड़ा संदेश है कि जनता ने अपने कर्तव्य का पालन किया है और ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। बाकी हार जीत की चीज हम 4 जून को देख लेंगे, विरोध और पक्ष वाली चीज नहीं कह रहा, बट इट्स अ गुड साइन। एंड रिकॉर्ड अगर आप पिछले 2 चरणों से कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से ये एक रिकॉर्ड होगा कितनी गर्मी होते हुए भी और बाकी चीजों के होते हुए भी जनता ने निकल के मतदान किया। और मैं भी एक बार पुनः, जैसे अनुराधा जी ने कहा, उसी तरह मैं भी अपील करूंगा कि जो मतदाता अभी तक नहीं निकले हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने, कृपया जाएं। अब तो समय भी काफी हो चुका है और मौसम की जो मार होती है वो भी थोड़ी सी घटने की तरफ है, तो जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल। ईशान जी, एक बात ये कि इस बार गर्मी के फैक्टर को लोग कह रहे थे कि गर्मी का फैक्टर ज्यादा प्रभावित लोगों को कर रहा है, लेकिन आपने देखा 2019-2014 में गर्मी के फैक्टर ने लोगों को प्रभावित नहीं किया था, धुआंधार मतदान हुआ था। और उस समय 2014 में आप लोग कह रहे थे कि मोदी जी की लहर है, 2019 में आप लोग कहने लगे कि मोदी जी की सुनामी है, लेकिन 2024 आते आते क्या लहर सुनामी थोड़ी गति धीरी होगी क्या? देखिए विवेक जी, मैं सुनामी और उसके बारे में बात नहीं करूंगा। देखिए ये एक दूसरा विषय है, सुनामी और ये सब नहीं, विश्वास की बात होती है। चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, विश्वास की बात होती है और अभी भी विश्वास की ही बात। जहां तक इसका सवाल है, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पिछला चुनाव हुआ 26 तारीख का, 26 तारीख को आप भी मेरे से सहमत होंगे और अनुराधा जी भी सहमत होंगी कि 26 तारीख को अपने मध्य प्रदेश में बहुत से लग्न थे, काफी शादियां थी, वो भी एक प्रभाव डालता है। जहां तक मौसम की मार की बात है वो नहीं है। आप देखिए 19 तारीख को चुनाव हुआ था और 26 तारीख को चुनाव हुआ था, दोनों ही शुक्रवार थे। तो एक जो अर्बन कम्युनिटी है ना, शहरों में एक जो एक उदासीनता इस वजह से भी आ जाती है कि जब वीकेंड आ रहा है और हमें 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। आप देखिए आज 7 तारीख को मंगलवार है, कल भी वर्किंग डे है, बीता कल भी वर्किंग डे था, तो वो छुट्टी वाला माहौल बन नहीं पाया है और ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। तो मौसम की मार से ज्यादा मुझे लगता है कि पिछले 2 चरणों में विवाह के चीजें थी और भी कई कार्यक्रम चल रहे थे मध्य प्रदेश में, कई और पूजा पाठ के भी माहौल था और प्लस वीकेंड का, तो उससे फर्क पड़ा था। लेकिन आज देखिए आप, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जबकि 19 और 26 को टेम्परेचर और आज के टेम्परेचर में काफी अंतर है, करीब करीब 4 से 5 डिग्री का अंतर आ गया है भोपाल में भी और बाकी शहरों में। बिल्कुल। अनुराधा जी, समझता हूँ कि मौसम की मार की चीज, अनुराधा जी, ईशान जी जो कह रहे हैं आप उससे सहमत है कि मौसम की मार जो है और शादी विवाह का इस समय सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से 2 चरणों में मतदान कम हुए, लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति भी, आप लोगों का सहयोग प्रकृति की तरफ से किया जा रहा है, टेम्परेचर कुछ डाउन हुए हैं और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, ऐसा ठीक है? देखिए, बिल्कुल भारत के सभी नागरिकों की संविधान में भी कुछ अधिकार हैं, तो हमारी ड्यूटी भी सुनिश्चित की गई है। तो ये हमारा लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। तो मैं तो ये कहूंगी कि सभी हमारे जितने भी नागरिक हैं भारत के, सभी को अपना मत देना चाहिए, क्योंकि जब आप वोट करते हैं तो आप डेवलपमेंट प्रोसेस का, भारत के विकास को किस तरीके से आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से परिलक्षित करेंगे। आप वोट डाल के ही तो भारत का नागरिक अपने विचार,
वो क्या चाहते हैं। क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में सभी पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी समर में भाग लेती हैं और अपना अपना मैनिफेस्टो होता है हर पार्टी का। तो जब आप वोट कास्ट करते हैं तो आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं ये भी एक परिलक्षित होता है। तो उसके लिए हर नागरिक को तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो आई विल अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल द वोटर्स, प्लीज कास्ट योर वोट। जी ईशान जी, एक बात, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप तो देखिए सोशल मीडिया के समय जमाना है, लेकिन आपने उस दौर की भी राजनीति देखी है जब न ट्विटर होते थे, न इंस्टाग्राम फेसबुक, कुछ भी नहीं होता था। पन्ना प्रमुख के माध्यम से घर घर लोग जाते थे और अपनी बात पहुंचाते थे सरकार से, सरकार की बात पहुंचाते थे, लोग ज्यादा वोट करते थे। लेकिन आज हमारे पास इतना माध्यम सोशल मीडिया को होने के बाद भी जनप्रतिनिधि का जो 1-to-1 होता था वो अब कम होने लगा। क्या आप मानते हैं ऐसा हुआ है या ये जो बातें हैं कोरी हैं? एकदम दिल पे हाथ रख के कहिएगा। देखिए, मैं आपकी बात को पूरी तरह से नकारूंगा नहीं, लेकिन ये है कि जैसे जहां तक सोशल मीडिया और मैं टीवी को हमेशा इडियट बॉक्स ही बुलाता हूं, तो जो इडियट बॉक्स जब से हुआ है इनकी पहुंच ज्यादा बढ़ गई। तो इनसे दोनों तरह की चीज हुई है। जनता के पास बातें, सभी दलों की, सभी के विचार ज्यादा पहुंचने लगे, लेकिन एक जो इन चीजों का जो इन्फ्लुएंस हुआ है, अभी हो क्या रहा है कि जनता में युवा वर्ग में से भी हैं, सभी वर्ग में से हैं, मैं किसी को ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक ये उसकी तरफ आकर्षण बाकी अपनी संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से ज्यादा सोशल मीडिया और उसकी तरफ आकर्षण बढ़ गया है। वोट देना एक इंस्टाग्राम का फोटो ऑप का भी रूप ले रहा है, तो अच्छी बात है। अगर वोटिंग के लिए ले रहा है, किसी चीज से संवैधानिक चीजों को कोई व्यक्ति पूरा कर रहा है और वो उसमें योगदान दे रहा है, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। जहां तक इसका सवाल है कि जनप्रतिनिधियों का संपर्क, जनप्रतिनिधि जो कि देखिए जमीन से जुड़े हुए होते हैं, जो कि शुरू से कार्य करके आए हैं और एक लेवल पे आने के बाद वो एक पद प्राप्त करते हैं, चाहे विधायक बनते हो, चाहे सांसद बनते हो, चाहे मंत्री बनते हो, उनका जो जनता के साथ जुड़ाव होता है वो एक दूसरे तरह का होता है, और जो अचानक से आते हैं उनका जुड़ाव दूसरे तरीके का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका जुड़ाव नहीं होता, होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। लेकिन ऐसा कहना कि जनप्रतिनिधियों का जनता से पूरी तरह से कट गए हैं या जनता से जुड़ाव नहीं है, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। जुड़ाव तो है, लेकिन उसकी आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी या डिग्री थोड़ा अंतर तो आया है, इसमें कोई शक नहीं। अभी देखिए हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी शुरू से पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल और उस तरह से ही हम लोग चले हैं, और आज की तारीख में भी हम उसी तरह से करते हैं, और हमारा संपर्क भी रहता है, और निरंतर हम इस प्रयास में रहते हैं कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके कष्ट हैं, उनके बारे में जनप्रतिनिधियों को बूथ प्रमुख के माध्यम से, ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से सारी चीजें जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती रहे और उनपे आगे जो भी कार्रवाई होनी है वो भी होती रहे। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि जनप्रतिनिधियों का एकदम जुड़ाव नहीं है, ये कहना सही नहीं है। हाँ, कम हुआ होगा, 1-2% कम हो गया होगा, लेकिन खत्म नहीं हो गया है कि एकदम छोड़ दिया है किसी। चलिए, आपने एक बात कही, वो बात मैं समझना चाहता हूं। देखिए, आपने टीवी को कहा इडियट बॉक्स, ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हो, थोड़ा आप उसको समझा दें, फिर इसके बाद मैं जो है अनुराधा जी के पास जाऊंगा। मुझे लग रहा था कि इस पे आपका प्रश्न आएगा। देखिए, टीवी पे हर तरह के कंटेंट आते हैं, और किस कंटेंट से आपको क्या लाभ हो रहा है, आप किस स्तर पर हैं, उससे फर्क पड़ता है। सब समाचार देखते हैं, समाचार, मैं पहले न्यूज की बात कर लेता हूँ। न्यूज में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाली चीज है, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें आ जाती है जिसपे चर्चा नहीं करना ही बेहतर होगा। तो वो कितनी चीज आप उसमें से ले पा रहे हैं और उसको अपने में कंज्यूम कर पा रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये वो डाइवर्जेंस भी आते हैं। कौन सा व्यक्ति उन डाइवर्जेंस से बच के अपने को सही दिशा में ही रख रहा है,
चलिए ठीक है ईशान जी, आप क्या सोचते हैं? ये ठीक है, आपका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन जितना हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगता है उसको बनाने में। जो ग्राफिक चल रही है, हमारी टीम पूरी लगी होती है, एक एक चीज को रिसर्च करती है और उसको फिर इसके बाद आप लोगों तक पहुंचाती है। हमारी पूरी आउटपुट की टीम होती है, हमारी इनपुट की टीम होती है, बहुत हमारे रिपोर्टर्स होते हैं जो एकदम तपती धूप में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बाइट ला रहे हैं। तो फिर शायद ईडीएस बॉक्स कहते हैं, कुछ लोग आहत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी स्क्रीन जो सजी हुई देख रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद चीजें आती हैं। बहरहाल ये आपका सोच हो सकता है, लेकिन हम बहुत ईमानदारी से आपसे सवाल पूछते हैं। चलिए ठीक है राधिका जी, मेरा सवाल आपसे, डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। ठीक है, मैं आ रहा हूं, कोई एक साइड में और भी कोई वॉइस आ रही है। जी जी राधिका जी, मेरा सवाल आपसे कि वही कि जो जनप्रतिनिधियों का कनेक्टिविटी है लोगों से, वो पहले से कम हुआ है या पहले से बहुत ज्यादा हुआ है? क्योंकि पहले क्या करता था, माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन हो जाता था, लोग जाते थे, बात कर लेते। आज क्या है, एक रील बनाया, एक वीडियो बनाया और उसको फैला दिया। और जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लोग जा कम रहे हैं। ऐसा है कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा हुआ है, जो जिसकी वजह से जनता का झुकाव भी राजनेताओं के प्रति कम हो रहा है। मान रहे एक फैक्टर है ये? देखिए, कांग्रेस पार्टी का देखिए, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच सदैव मौजूद रहते हैं और जनता की आवाज बुलंदी से उठाते हैं, सड़क से लेके संसद। आपने सदैव देखा, और आपका टेलीविजन तो हमारे सभी मीडिया जो कवर करते हैं और आपने देखा। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखिए जो सोशल मीडिया है, जो आप हमारा जो मीडिया है, मीडिया बाइफरकेट आप कर सकते हैं डिफरेंट जोन्स में, पर मीडिया जो मैं ये मानती हूँ इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए प्रेस, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, और जो आज डाइवर्सिफाइड हम प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं डिजिटल, इनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबकी अपनी ऑडियंस होती है। जब आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, तो आप जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उसके लिए भी मीडिया का बहुत ही निहायत जरूरी रोल होता है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में अभी चूंकि मतदान चल रहा है, पुनः सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ही है, लोगों के द्वारा। तो हमको अपना हम अपना वोट जरूर कास्ट करें, और हम जो चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। जब हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं, तो हमारी भी हमारे देश के प्रति, भारत का नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसका पालन करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट का, और वोट करें, वोट जरूर करें। मैं आपसे ये कह रही थी सर कि देखिए, मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जी ठीक है ईशान जी, एक सवाल मेरा ये, पहले क्या होता था कि लोग मतदान को पर्व की तरह लेते थे। अब आजकल क्या है, नए जनरेशन के लोग क्या, उनके लिए एंटरटेन का दिन हो गया, छुट्टी। बहुत सारे क्या तक आज छुट्टी का दिन, मतदान है तो जिस पर्टिकुलर प्रीमाइसिस में चुनाव होता होगा, जिस लोकसभा क्षेत्र में है, वहां की छुट्टी बाजारें बंद रहती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अपना खेलने लगते हैं। फिर कुछ लोग न्यू वोटर्स हैं, वो कुछ वोट करने जाते हैं, कुछ लोग वोट नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें भी सामने आती हैं, हम देखते हैं कि वोट हम देने नहीं गए हैं, लेकिन हमारा वोट पड़ जाता है। और इस चीजों को रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई चुनाव आयोग की तरफ से, और समय समय पर कैंपेनिंग की जाती है। लेकिन ऐसे लोग अभी भी जो फर्जी वोट करने वाले हैं, वो आज भी मानते नहीं। तो क्या आपको लगता नहीं कि आप अपना ही वोट कीजिए, फर्जी मतदान नहीं करना चाहिए? इसको कम करने के लिए कोई आपके दिमाग में, कोई जहन में रोड मैप हो तो ईशान जी बताएं। देखिए, इस विषय पे कई बार पहले चर्चा होती रही, जब बैलेट कास्ट होता था और उस टाइम पे पहचान पत्र, फोटो आईडी कार्ड नहीं होते थे। उस टाइम पे इस तरह की घटनाएं बहुतायत मिलती थी, हर जगह मिलती थी। कई मतलब आप इनवेरिएबली ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड बूथ यूज्ड टू हैव लिटिल बिट और मोर और लेस
वहां पे फर्जी मतदान हो रहा है, बट इट इज नॉट द केस नाउ। जब से फोटो आईडी कार्ड बनने शुरू हुए उसमें भी कमियां रही हैं। अभी जैसे आप देख लीजिए हैदराबाद का केस आया था कि 6 लाख बोगस वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। तो इसमें देखिए सामाजिक चेतना और समाज के बदलाव के बिना ये संभव नहीं है। नियम बनते हैं, नियम तोड़ने वाले हम ही लोग होते हैं। नियम को बनाने वाले नियम बनाते हैं किसी अच्छी चीज को सोचकर, लेकिन जनता अगर साथ नहीं देती है और उसमें से कुछ राजनीतिक दल भी उसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर जो है चीजें उस तरह से नहीं चल पाती जी। तो इसके लिए तो और ज्यादा कानूनी परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो वो उसमें टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है। फिर आप जो है बायोमेट्रिक भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें, चाहे आइरिस का कर लें, चाहे थंब इम्प्रेशन कर लें, तो वोटिंग के टाइमिंग्स बढ़ जाते हैं। तो वो सब ये बदलाव की प्रक्रिया है, सुधार की हमेशा गुंजाइश है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी जो लेवल था फर्जी या बोगस वोटिंग का तो काफी हद तक कंट्रोल कर सका है और आज की तारीख में काफी कम भी हो गया है। तो फर्दर इलेक्शन कमीशन मस्ट बी थिंकिंग कि कुछ न कुछ और किया जाए कि जिससे और स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए जाएं, जिससे कि ये फर्जी वोटिंग जो हो रही है आज की तारीख में थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं मिलती हैं कुछ जगह, वो नियर टू जीरो लाया जा सके जी। और किया जाए कि जिससे और स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए जाए। चलिए, मुझे लगता है कि आप दोनों में से किसी ने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा रखा है, जिसकी वजह से आवाज जो है इको हो रही है। अगर आप लोगों में किसी ने टीवी ऑन किया है, आवाज बढ़ाया है, तो प्लीज उसको बंद करेंगे, तभी हम जो है नहीं हूँ टीवी जी जी, तो टीवी का आवाज जो है अगर बंद कर लेंगे तो हम आवाज एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है राधिका जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए चुनाव पे पहले और अब में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। मतदाता जो है वो पहले से बहुत जागरूक होने के साथ साथ बहुत स्मार्ट हो गए हैं। आज स्मार्ट होने और इस स्मार्ट एरा में और न्यू कमर्स जो मतदाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार आज वोट कास्ट करने जा रहे होंगे, पहली दफा उनका वोटिंग है, उनको लेकर आप क्या कहेंगी? ये जो पहली बार वोट देते हैं जो हमारे वोटर्स हैं उनमें एक उत्साह होता है और जागरूक जो किया जाता है वोटर्स को, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो आप जैसा भी कह रहे हैं देखिए, तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप कंटिन्यूअसली देखिए, चाहे प्रिंट मीडिया में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, इवन जो आप वेरियस जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी आप देखिए, लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप वोट डालें। तो वोट जब आप, मैंने जैसा आपको कहा कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती, प्रजातंत्र की खूबसूरती किससे है? प्रजातंत्र लोगों का है, देश के देशवासियों का है। तो देश के देशवासियों को बढ़ चढ़कर और सभी को मैं तो अनुरोध करूंगी कि सभी वोटर्स को अपना वोट जरूर देना चाहिए। क्योंकि जब आप वोट देंगे, आपका देश है, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का आज आप देश चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। आप देखिए, युवा हैं तो युवा वर्ग की अपनी समस्याएं होती हैं, महिलाएं हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, हर वर्ग की, किसान है, किसान क्या चाहता है आज, किसान आज बेहाल है, किसान क्या चाहता है। तो आप अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हमारे मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि हम स्वामीनाथन आयोग के तहत हम एमएसपी देंगे किसान भाई बहनों को। क्योंकि आज आप देखिए, अगर आप बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर आज किसान बेहाल है। इसी तरह आप युवाओं पर हैं, तो युवा न्याय जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, पहली नौकरी पक्की और हर शिक्षित युवा को हम 1 लाख की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। आज अभी कल 1-2 दिन कल की ही बात है, अभी आपने देखा आए दिन पेपर लीक्स हो रहे हैं। पहली बात तो आज आप देखिए, हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि पहली बात तो एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट्स आ भी गए तो उसके बाद में छात्र विवश होते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटीज से कि भैया एग्जाम तो कंडक्ट करा दीजिए। अब एग्जाम हो भी गया तो फिर एक रिजल्ट के लिए एक लंबा संघर्ष है। अब रिजल्ट निकल आया तो फिर आप लोग देखते हैं, हम तो रोज टीवी और आपके प्रिंट मीडिया में देखते हैं, फिर एक लंबी जद्दोजहद कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर तो निकाल दीजिए। तो इससे निजात देना, ये हमारे युवा आज बेरोजगार है,
आज आप देखिए जो शिक्षित युवा है कितना हताश है। सीएमआईए के आंकड़े बताते हैं कि ग्रेजुएट्स नौकरी तलाशना छोड़ रहे हैं। ये बहुत भयावह स्थिति है देश में सर। विवेक जी, हमको इसको ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसा मैं आपको कहूंगी कि देखिए हर जगह की, अब जब आप ग्रामीण अंचल में जाएं तो मनरेगा जो यूपीए कांग्रेस के शासनकाल में आया था, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है हम उसको भी हम 400 रुपए देंगे मनरेगा में। हम चाहते हैं कि जब आपके पास पैसा होगा, जब भारत के लोगों के पास में, आम आदमी के पास में जब पैसा होगा तो वो उसको खर्च करता है और इकोनॉमी सर्कुलेट करती है, इकोनॉमी बूम करती है। चलो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। ठीक है ईशान जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए विपक्ष का ये आरोप रहता है कि अभी तो कैंपेनिंग जारी है कि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। लोग विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि 400 अगर ये सीट लेकर आ जाएंगे तो संविधान में ही हो सकता है कि कुछ तब्दीली कर दे। और खुद मोदी जी भी आके उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, बाबा साहब भी अगर आ जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा संविधान इतना मजबूत हो गया है, लोगों की इतना ज्यादा आस्था होगा। जैसे पहले शुरुआत में क्या ना, पत्थर की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है वो हम भगवान स्वरूप मान लेते हैं। तो उसी तरीके से अब संविधान में भी लोगों का प्राण प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा की तरफ मांगते हैं कि हमारा एक आस्था है, लेकिन फिर भी छीटा कसी हो रही है, आरोप लग रहे हैं, तब्दीली होगी, इसको लेकर भी थोड़ा स्पष्ट करें। कि आज चर्चा बड़ी बौद्धिक चर्चा हो रही थी तो मुझे लगा कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताता हूं। इसमें देखिए, जो जहां तक इसका सवाल है 400 पार, और विपक्ष आरोप लगाता है कि संविधान बदल देंगे। जैसा कि आपने भी कहा, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि ये जो संविधान है इसको स्वयं बाबा साहब भी नहीं बदल सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें ऐसा कोई भारी बदलाव करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को होती तो 2019 में भी एनडीए के साथ रहने पे हमारे पास 400 से ज्यादा सीटें थी, 2014 में भी थी। हमने संशोधन किए हैं, हमने 370 हटाया है, हमने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया था और उसको एब्रोगेट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक भय और भ्रम फैलाने की बात है। इक्का दुक्का लोगों ने, मैं ये भी बता देता हूं, इक्का दुक्का लोगों ने, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि हम संविधान बदल देंगे। मैं उनके उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी लाइन और प्रधानमंत्री जी और सभी ने उन बातों का खंडन किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी इस तरह के भय की जरूरत नहीं है कि संविधान बदल जाएगा। इस देश का संविधान इतना मजबूत है और इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, ना तो लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, ना संविधान बदला जा रहा है, ना संविधान खतरे में आ रहा है। विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस आलोचना में हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना कही जाएं जो कि राष्ट्रहित में ना। बिल्कुल। अनुराधा जी, आपको नहीं लगता पिछले काफी समय से आप देख रही हैं और ईशान जी भी देख रहे हैं, हम धर्म के इर्द गिर्द ही हमारा सेंट्रल आइडिया रहता है, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसी पर हम चर्चा करते रहते हैं। चुनावी मुद्दा कितना भी किसी का कोई भी धर्म हो, लेकिन चुनाव जब हमारे पास आ जाता है, नजदीक हो जाता है, कैंपेनिंग हम करते हैं, हम धर्म के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। क्या वो समय नहीं आना चाहिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, हम एजुकेशन पे बात करें, हम हॉस्पिटैलिटी पे बात करें, हम युवाओं को कैसे बहुत आगे ले जाएं, इन सब चीजों पर हम बात करें। धर्म से उठकर राजनीति कब शुरू होगी? क्या आपको नहीं लगता कि अब वो जरूरत है, वो चीजें आ गई हैं, महसूस होता है कभी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आप कांग्रेस पार्टी का देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास आधारित राजनीति करती है। हमारा चाहे आप देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IIMs, जितनी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप देखिए, और हमारे PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, भेल हो, सेल हो, सब कांग्रेस ने क्यों? कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस का हमेशा इस ओर, हमेशा कांग्रेस की हर पॉलिसी इस ओर रहती है कि भारत को किस तरीके से, अब आप देखिए जब हम आजाद हुए थे तब हम आज एक फूड एक्सपोर्टर कंट्री हैं। कांग्रेस लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन,
ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने आज हम, तो मैं आपसे कह रही हूँ, एक्सपोर्टर है, और हमने एक भारत को जब हम आजाद हुए और उससे लेके निरंतर आप जो प्रगति कर रहा है भारत, और भारत को एक इंडस्ट्रियलाइज्ड जो हम लेके गए, इसकी पॉलिसी आपने बहुत अच्छी बात करी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस सदैव मुद्दों पे बात करती है। अभी भी आप देखें, हमेशा हम ये कहते हैं कि आज आप देखें, आज देश में महंगाई कितनी है, हर आदमी महंगाई से परेशान है। मैं आपको आंकड़ों के साथ थोड़ा सा ले जाना चाहूंगी सर। विवेक जी आप देखें, यूपीए संकाल की बात करें तो 50-60 रुपए के मध्य में हमको पेट्रोल और डीजल मिला करता था। आज आप देखिए 100 रुपए पार है। क्यों? जबकि हम अभी आप देखें कि हम आज रशिया से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं क्रूड ऑयल, तो अगर आप उसकी मार्केट, आप उसको कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी ऑटोमेटिकली जी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो जो फूड इन्फ्लेशन, जो महंगाई की जो है, ये आग लगी हुई है खाद्य पदार्थों में, ये डेफिनेटली कम होगी। तो उससे भारत के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी लाभान्वित होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताइए जी। फिर आप देखिए, अगर मैं खाद्यान्न की ही बात करूं तो जो कांग्रेस के यूपीए शासनकाल में जो हमको अरहर की दाल जो 50-60 रुपए के मिलिया करती थी, आज क्या है 200 रुपए पार। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज क्या स्थिति है किसानों की? आपने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज मैं आपको बता रही हूं कि आज युवा 42% शिक्षित युवा, आप देखिए ना, बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कहां है रोजगार, कितना रोजगार सृजन हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम तो हमेशा मुद्दों पर ही बात करते हैं। अच्छा, आप लोग मुद्दे पर बात करते हैं, मुझे याद है, अगर मैं कंफ्यूज हो तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा, मनमोहन सरकार में ही आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की गई थी, एडहॉक पर बच्चों को ले आने की परिपाटी शुरू किया था, सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। आप लोगों ने वो कल्चर आप लोग लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी भी उसको आगे बढ़ाई है। एडहॉक पर बच्चे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल 2 साल 3 साल, फिर इसके बाद फिर उनको कॉन्ट्रैक्टर हटा देता है। कल्चर तो आप लोग लेके आए थे, है ना? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। अगर आप बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, आप ये देखिए कि लिबरलाइजेशन कौन लेके आया? आर्थिक उदारीकरण पूरे वर्ल्ड में रिसर्च का सब्जेक्ट है। भारत को आज जो नए आयाम छू रहा है भारत, और आज मैं और आप जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, जो चैनल्स भी आए, ये सब उसी के माध्यम से आएगा सर। उसका आप देखिए उसका क्या हुआ। अच्छा, एक बात ठीक है, मैं समझ गया। एक राधिका जी प्लीज, उस समय मुझे याद है कि हम इकोनॉमिक हमारे जो आंकड़े जो थे, शायद हम विश्व में आर्थिक पायदान पे हम 11वें नंबर पे थे, अब हम 5वें नंबर पे हैं। शायद उस समय हम 11वें नंबर पे थे, इस समय हम 5वें नंबर पे हैं। तो क्या मोदी गवर्नमेंट का आप अचीवमेंट नहीं मानती कि 11वें से हम 5वें पायदान पे लेकर आए? आप इसको अचीवमेंट नहीं मानती मोदी गवर्नमेंट की? जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस का हमेशा ध्यान इस ओर रहता है कि हमारे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सके। थोड़ा सा आप बैंक में देखिएगा, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया कांग्रेस ने, इससे किसको लाभ मिला? भारत के आम जनमानस को। आप देखिए कांग्रेस की जो हमेशा पॉलिसीज रहती हैं, कानून बनाए, असंख्य कानून है। या आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस ये चाहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, उन असंख्य कानून को मोदी सरकार ने छांटने का काम किया था, खूब कानून को हटाते गए। बहुत आप इतना, मोदी जी को मैं भी सुनता रहता, वो कहते थे इतना बंडल आप कानून है कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगी, उनको भी हटाया गया। अब इससे आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोग विरोध करते रहते हैं अनुच्छेद 370 को लेकर, मोदी गवर्नमेंट में हटाया गया, सीए को लेकर हटाया गया, ट्रिपल तलाक को लेकर हटाया गया, बेटियों मुस्लिम महिलाओं को लेकर इतना ज्यादा दिक्कत था, उनकी दर्द को मोदी गवर्नमेंट इनको अप्रिसिएट करना चाहिए कि नहीं इन सब चीजों को, या सिर्फ विरोध करना ही राजनीति का एक ध्येय? आप लोग समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, जो सही है उसको सही कीजिए, जो कहिए जो गलत है वो गलत है। फिर इसके बाद मैं ईशान जी के पास जाऊंगा। राधिका जी। जी,
हेलो जी राधिका जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए अभी बात हो रही थी कुछ जी सर, आई थिंक जस्ट अ मिनट अगेन कुछ टेक्निकल एरर है, तो 1 सेकंड दीजिएगा। हाँ वो अपने आप कुछ ठीक है। ईशान जी आप सुन रहे हैं क्या मुझे? ईशान जी आप सुन पा रहे हैं? सर डीलिंग हो गया है, 1 सेकंड सर, वो शायद कुछ टेक्निकल एरर है। जी अनुराधा जी मेरा सवाल आप सुन पा रही हैं आप? सर मैं उसको टेक्निकल एरर कुछ पता नहीं क्या, इको बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं पीसीआर टीम से गुजारिश करूंगा कि ई को ठीक कराया जाएगा, तो फिर मैं आपके पास आऊंगा। टेक्निकल एरर के कारण थोड़ा आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, पीसीआर टीम आप देख लीजिए। लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि 3 बजे की, चलिए एक बार फिर से हम आपको अपडेट बता दें कब कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ। ठीक है, राधिका जी आप सुन पा रही हैं? अनुराधा जी आप सुन पा रही हैं? आप जी मुझे आवाज आ रही है। हाँ अनुराधा जी, मेरा सवाल एक आपसे था कि ईशान जी के पास जाने से पहले कुछ चीजें मैंने आपको जुड़ाई और शायद मैं चाहता हूं उसको निष्पक्ष होकर आप उसका जवाब दीजिएगा। जैसे कि सीएए को लेकर मोदी गवर्नमेंट का स्टैंड, फिर इसके बाद ट्रिपल तलाक को लेकर, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर, ये चीजें जो मोदी गवर्नमेंट और बहुत प्रमुखता से कहती रही है, क्या इसको अप्रिशिएट करना चाहिए या इस पर भी राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि आज देखिए लाल चौक पर आज तिरंगा हमारा लहराता रहता है, फहराता रहता है। क्या इन पर भी राजनीति होनी चाहिए? राजनीति से उठकर इन सब विषयों पर बातचीत होनी चाहिए? देखिए सर, कांग्रेस पार्टी सदैव भारत को विश्व में किस तरीके से सर्वोच्च बनाने जाए, हमारी आर्थिक नीतियां सदैव इसी ओर रहती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भारत आजाद हुआ था तब के क्या हालात थे और आज क्या, आज इंडस्ट्रियलाइज है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप कंटिन्यूएशन में पॉलिसीज देखिए। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने देश में एक औद्योगिक माहौल बनाया, उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट, किस तरीके से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। जब लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका फायदा देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, जब ज्यादा रोजगार जनरेट होगा और साइंटिफिक टेम्पर होगा, तो आप देश में अग्रणी होंगी। आज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखिए, आप नासा में देखिए, तो आप देखेंगे कि भारतीय ही है और वो भारत का उन्होंने परचम दुनिया में लोहा मनवाया। आप डॉक्टर्स देखिए, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स इंडिया के। जो साइंटिफिक जो हमारा सेटअप है, इसको क्रेडिट जाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी ये अच्छा आप एक सेकंड, ठीक है, मैं यहाँ आपको थोड़ा टोकूंगा। अनुराधा जी मैं आपको टोकूंगा। आप कह रही हैं कि वर्ल्ड क्लास डॉक्टर जो विदेशों में हैं वो भारतीय हैं, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर जो है वो विदेशी। एक सेकंड, चलिए एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, फिर इसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। भिंड में मतदान के दौरान हुआ विवाद, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। भिंड में मतदान के दौरान विवाद की खबर सामने आई है, बड़ी जानकारी। बताया जा रहा कि भदौरियन का पूरा मतदान केंद्र पर यह विवाद हुआ है, बड़ी जानकारी इस वक्त की देख पा रहे हैं। बीजेपी समर्थक बिना पहचान पत्र के कराना चाहते थे मतदान, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के एजेंट ने जताई आपत्ति। तो ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ये अहम जानकारी, नोकझोंक की भी खबर सामने आई, बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक। चलिए हमारे साथ तो 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और इससे जुड़ी हुई एक सवाल भी लेते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये जो नोकझोंक की खबर सामने आई है, अनुराधा जी आप बताइए कि देखिए इस तरीके से नोकझोंक होना मतदान के दरमियान, ये कहां से तर्क संगत है, कहां से न्याय संगत है कि आप ठीक है सत्ता पक्ष में आप हैं, आप बिना पहचान पत्र के कोई वोट कहां कास्ट कर सकता है? ये गलत है ना या सही है? अनुराधा जी क्या कह रहे हैं, प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन। मेरा सवाल ये कि अभी देखिए नोकझोंक की खबर सामने आई है, आरोप ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नोकझोंक इसलिए हुई कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो बिना पहचान पत्र के ही पहुंच गए वहां पर मतदान कराने, फिर कांग्रेस से कार्यकर्ता जो है वो नोकझोंक कर रहे हैं।
किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, मैं तो निवेदन करूंगी, शांतिपूर्ण वातावरण में हमको अपना वोट कास्ट करना चाहिए। और कांग्रेस हमेशा देश हित की बात करती है, शांति की बात करती है, विकास की बात करती है। तो हम सबको शांतिपूर्वक तरीके से मतदान देना चाहिए और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निश्चित करनी चाहिए। ठीक है ईशान जी, मेरा सवाल ये कि देखिए हम शांतिपूर्ण मतदान कराने की अपील कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, अभी जो हमने ब्रेकिंग पढ़ी, वो माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बनाना चाह रहे हैं, बिना पहचान पत्र के वो मतदान करा देना चाहते हैं। उनको आप क्या अपील करेंगे, क्या समझाएंगे आप? देखिए विवेक जी, अभी ये आपने ही ब्रेक की है न्यूज, इसलिए इस पे मैं कुछ ज्यादा वक्तव्य नहीं दे पाऊंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऐसी चीज हुई है तो ये सर्वथा अनुचित है। किसने किया, क्यों किया, ये सब बेमानी है, गलत हो, चाहे कोई करे। अगर ये हुआ है, किस पार्टी के लोग ने किया, किस वजह से नोकझोंक हुई, ये सर्वथा अनुचित है। जैसे अनुराधा जी कह रही थी, मैं पूर्ण तरह से सहमत हूं कि कोई भी नोकझोंक और इस चीज की जरूरत नहीं होती है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फर्जी और बोगस वोटिंग के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये चीजें गलत है, सर्वथा अनुचित है। क्या हुआ है, किस पार्टी के लोग गए थे वोट डलवाने, या क्या विवाद है, क्या मामला है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपने ब्रेक किया वही सुना है मेरे सामने कोई और। ईशान जी देखिए, अब मुद्दा उठ गया, क्योंकि मैं और आप इस पर चर्चा कर चुके हैं, आप बहुत हेल्दी डिस्कशन इस पर हुआ था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ईशान जी कि कुछ लोग क्षेत्रीय जो होते हैं दबंग टाइप के, चलो मैं देख लूंगा, ये उनके अंदर एक भावना होती है। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा समझाइए कि नहीं भैया, शांतिपूर्ण मतदान कीजिए, आपका नंबर आए आप अपना ही वोट कीजिए, दूसरे को चलो हम देख लेंगे वाली जो ये टेंडेंसी है वो ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है विवेक जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि सामाजिक एक बार और कंफर्म आप लोग कर दूं कि मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मैं विवेक नहीं हूं। सौरभ जी सॉरी। ठीक है सौरभ जी, फर्स्ट बात यह है कि मैं अभी कुछ देर पहले भी यही बात कह रहा था कि सामाजिक चेतना और बदलाव के बिना इस तरह की चीजों में कमी, खाली नियम बना के और खाली इन चीजों से आना थोड़ा मुश्किल होता है। इस चीज में सभी जनप्रतिनिधियों और सभी पार्टियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो कोई भी दबंग हो, कोई भी हो, आजकल तो देश में दबंगों का राज खत्म हो रहा है, धीरे धीरे यूपी में देख लीजिए, एमपी में देख लीजिए, तो जो छुटपुट बचे हैं वो भी खत्म ही हो जाएंगे, उनका राज नहीं चलने वाला है। तो इस तरह की चीज कोई भी करे, हम सबको न कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमको एक एकत्रित समूह के रूप में इन चीजों का पुरजोर विरोध करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के पक्ष में हो रहा हो। गलत होता है, वो कोई भी करे, सही नहीं हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, एक बहुत टेक्निकल सवाल है और मैं अपोजिट है इसका एक वो कराऊंगा। देखिए अनुराधा जी, 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, और बीजेपी ये कोशिश है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बने, ये सभी पार्टियां चाहती हैं, आप भी चाहती हैं कांग्रेस की सरकार बने, ठीक है, आप लोगों की महत्वाकांक्षा होना भी चाहिए। लेकिन 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल को अनुराधा जी आप कैसे देखती हैं? फिर आप बताइएगा ईशान जी, आप मनमोहन जी को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक दूसरे को ही आप बेहतर समझ पाते हैं और ये तभी आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है अनुराधा जी, पहले आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। कहते हैं ना महिला, लेडीज फर्स्ट वाली जो बात होती है, आपकी कोशिश है कि थोड़ा कुछ हो, मतलब बहस होनी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि कितना, क्योंकि अब चले लेडीज फर्स्ट की बात, वैसे मोदी जी भी कहते हैं महिला को प्रथम, तो पहले वरीयता मैं अनुराधा जी आपको देना चाहता हूँ। नहीं चाहते हैं, शांति के विरोधा नहीं है। नहीं, मैं एकदम देखिए, कहीं शोर शराबा नहीं, दर्शक भी देख रहे होंगे, वो भी, उनको भी थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ ठीक है। अनुराधा जी बताइए। ये कुछ चेंज होता है तो दर्शक पसंद करते हैं। नहीं ठीक है, अब अलग अलग दर्शक हैं, अलग अलग, ठीक है, चलिए बताइए अनुराधा जी। जी सौरभ जी, जैसा आप कह रहे थे, जो मोदी जी जो कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी गारंटी, तो गारंटी से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड की भी बात करनी चाहिए। अब हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 15 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आएंगे। अगर किसी मेरे देशवासी के खाते में आ गए हों तो प्लीज आप मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरी चीज, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी,
आज किसान बेहाल, हम सबने देखा अभी दिल्ली में एनसीआर बॉर्डर पे क्या हो रहा था। कांग्रेस ने उसी के लिए कहा है कि हम किसानों को एमएसपी के तहत, एमएसपी जो और स्वामीनाथन जो के तहत हम किसानों का भरपूर जो उनका वाद्य भाग है वो उनको मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो बात कर रहे थे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी जो हम देगी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार बनने पर, और स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत जो भी हमारे किसान भाई बहनों को बेनिफिट मिल सकता है वो उनको दिया जाएगा। और उनके जो कर्ज माफी की तमाम जो प्रमुख जो उनकी जो मांगे हैं और जो उनकी जो मांगे हैं उन सबको एड्रेस करने के लिए एक हम आयोग बनाएंगे और मिलके, देखिए कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, सभी वर्गों की पार्टी है। जैसा कि ये भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये भी मोदी जी भी कहते हैं, बीजेपी भी कहती है। सर आप तो हमारे कांग्रेस पार्टी का देखिए, मैं तो आपको हर वर्ग की तरफ ले जाऊंगी अगर आप कहें तो। देखिए आप अगर आप स्टार्टिंग से लीजिए, नहीं आप सिमिलरिटी की बात कर रही थी तो मैंने कहा कि ये भी ये इनका भी ध्येय वाक्य है ये। चलिए ठीक है, बोलिए। देखिए कांग्रेस पार्टी, हमारा लक्ष्य है कि भारत के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सके और देश को, भारत को किस तरह विश्व में सिरमौर बनाया जाए। हमारी सारी पॉलिसीज इसी ओर रहती हैं, चाहे आप हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज देखिए, चाहे आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए। आप देखिए सर, हमारा जो हम हमेशा चाहते हैं कि देखिए जब भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, आज आप देखिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज दुनिया आती है भारत में ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि माहौल दिया कांग्रेस पार्टी ने। और हम जब आजाद हुए थे, भारत जब आजाद हुआ था, और उसी के समकक्ष हमारे पड़ोसी राज्य भी आजाद हुए थे। आज आप स्थिति कंपेयर कर लीजिए। जिस कांग्रेस ने जो ठोस नींव दी उसके कारण जो माहौल है आज, क्योंकि देखिए बिजनेस भी वहीं आएगा ना जहाँ सुरक्षित माहौल होगा, जहाँ लोगों में एक साइंटिफिक कैलिबर होगा। जैसा मैंने आपको कहा, आप भारत के किसी भी फील्ड में आप देखिए, टेक्नीशियंस को देखिए, आप हमारी नर्सेस को देखिए, डॉक्टर्स को देखिए, इंजीनियर्स को देखिए, हर फील्ड में आज भारत ने अपना लोहा मनवाया है विश्व में। तो इसके लिए सतत प्रयास रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूट मुहैया कराए हैं। पूछते हो भारतीय जनता पार्टी से, आप चाहे इसरो से ले लीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ले लीजिए, आप कोई भी भारत का, सब हमने राष्ट्र निर्माण को समर्पित किए कांग्रेस ने बना के। एक साइंटिफिक टेम्पर हमारे देश का है आज भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, अब आपको ज्यादा मौका दे दूंगा। तो ईशान जी कहेंगे हमको ज्यादा मौका नहीं दिया क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया। भी आप देखेंगे बहुत लंबी फेहरिस्त जुड़ा देंगे। ईशान जी आप बता दीजिए कि पहले 10 साल के मनमोहन जी के कार्यकाल, देखिए मोदी जी तो कहते हैं बहुत सारा काम किया, G20 मैं क्या गिनाऊंगा, पहले आप गिनाइए क्योंकि आप जुड़ाएंगे ज्यादा अच्छा होगा। मैं बोल दूंगा तो ठीक नहीं होगा, विपक्ष वाले कुछ भी कह देते हैं मीडिया को। पहली चीज जीडीपी परसेंटेज, मनमोहन सिंह जी के टाइम 5.5% था, आज 7.2%। जी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट 0.59% होता था मनमोहन जी के टाइम में, आज 0.63 है। नेक्स्ट, रिटेल इन्फ्लेशन मनमोहन सिंह जी के टाइम में 10% को छू रहा था, आज करीब करीब 6% है। टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी मनमोहन सिंह जी के टाइम में 10.4 था, आज 11.2 है। फॉरेन करेंसी मनमोहन सिंह जी के टाइम में 2,92,647 करोड़ होती थी, आज 5,78,449 करोड़ है। और इकोनॉमी जो कि 11वें नंबर पे होती थी, वो आज 5वीं वर्ल्ड इकोनॉमी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, एक बहुत प्रमुख मुद्दा है और मेरे बहुत करीब का मुद्दा है, वो है सेना के मनोबल का मुद्दा। आज की तारीख में सेना का अपमान करने से कोई भी पीछे नहीं हट रहा है विपक्षी दलों में, चाहे वो लालू जी के सुपुत्र हों, चाहे हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हो कांग्रेस की, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी जी हो, सभी लोग प्रश्न उठाते हैं। यहां तक कि जब पुलवामा अटैक हुआ उसके भी सबूत मांगे गए केजरीवाल जी और अन्य लोगों के द्वारा। मुंबई अटैक हुआ था, मुंबई अटैक के बाद पाकिस्तान को डोजियर्स भेजे जा रहे थे, एक्शन नहीं लिया जा रहा था। ये था मनमोहन सिंह जी के टाइम में।
और जब भी उसके बाद से, जब से 2014 के बाद से हमेशा एक्शन लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। सेना वही है जो 71 में थी, 62 में थी और 65 में थी, और सेना वही है जो 2014 में थी, और सेना वही है जो आज है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से सेना के हाथ बंधे हुए थे। अब आता हूं मैं, इसकी बात हो रही थी कि राष्ट्रवाद की बात हमेशा वो व्यक्ति करता रहा है जो कि राष्ट्र के गौरव के बारे में जिसने सोचा है। जितनी चीजें, अगर आजादी के बाद कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, 370 लगाया गया था, तो क्या वो 370 इतने वर्षों तक, करीब करीब 75 वर्षों तक रखने की आवश्यकता थी? नहीं थी। वो स्पेशल स्टेटस इस कश्मीर को और कश्मीर की जनता को हमसे दूर करता था, जो कि अब 370 हटाया गया। क्यों कभी भी मनमोहन सिंह जी की सरकार या उसके पहले की सरकार ने ये विचार नहीं किया कि ट्रिपल तलाक एक गलत है, कुरीति है, बाकी इस्लामिक देशों में भी नहीं मौजूद है, तो भारत में ही क्यों रहेगा? क्यों इस पे विचार नहीं किया गया? उसके बाद आता हूं मैं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसे लोगों के खाते तक पहुंच पाते हैं। मनमोहन सिंह जी इतने प्रसिद्ध और इतने माने हुए अर्थशास्त्री थे, क्यों ये चीज उस समय नहीं आई कि जनधन योजना भी आ सकती, जनधन के खाते खुल सकते हैं, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है, लोगों के पास सीधे पहुंच सकता है, बिचौलिए हट सकते हैं, क्यों ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल। देखिए, जब तक मनमोहन सिंह जी की राधिका जी, देखिए कई सारे सवाल में निशांत जी ने क्यों शब्द का, हाँ ठीक है, अभी और है। हाँ मैं समझ गया, मैंने बोला था ना बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत आप जुलाने लगे तो मेरा कम से कम 10 सेकेंड। स्कैम्स, 2G, कॉमनवेल्थ, लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं नहीं रिपीट करना चाहता। 2014 के बाद से लेकर आज तक कोई एक भी चीज बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगता हो। और आज की तारीख में कांग्रेस सभी उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रष्टाचार किया है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में कन्विक्टेड है। चलिए निशांत जी, ठीक है, केजरीवाल निशांत जी आपने कहा, ठीक है निशांत जी आपने कहा था कि चर्चा बहुत गर्मा गर्म करा दूंगा, लेकिन मैंने कहा था कि शांति बना के रखूंगा, और आप दोनों ने शांतिपूर्वक ही एकदम इंटेलेक्चुअल बातें हुई हैं, और शायद इधर उधर की बात नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राधिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारा ये महा कवरेज जारी है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, और आपने भी अगर अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, अपने घर से निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, महा कवरेज लगातार जारी है।